नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, आज मैं स्टॉक मार्केट का आपको गुर देने वाला हूँ। जो गलती हम अक्सर करते हैं, ये बात सामने तब आई जब मेरा जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछे। तो फिर ये पॉइंट सामने आया और उनको मैंने बार बार समझाने की कोशिश की। तो शायद उनको समझ आया अब कि क्या गलती हम लोग सभी करते हैं। गलती दोस्तों ये करते हैं हम लोग कि जो चीज़ सस्ती होती है 52 वीक लो, हम सोचते हैं कि अब ये सस्ती होगी, इसको लेने में फ़ायदा है, तो हम उसको बाय कर लेते हैं और फिर वो और नीचे जाती है, हम नुकसान में आते रहते हैं। और जो महंगी चीज़ हो जाती है हमें शुरू में बचपन से ही बताया गया है कि जो महंगी चीज़ है उसे नहीं खरीदना चाहिए, सस्ती चीज़ को खरीदना चाहिए। तो ये जो है स्टॉक मार्केट में ये चीज़ नहीं चलती। इसके कारण मैं भी 15-20 साल इस बीमारी से पीड़ित रहा कि सस्ती जो सौदे हैं वो ले लेने मैंने, और वो फिर मिट्टी हो जाना, डीलिस्टेड हो जानी कंपनियां। 100 वाला शेयर 5 आ गया, 5 का ले लेना, फिर 4 आ गया और ले लेना, बस्ता भारी होता जाना मेरा, और अंत में उसने डीलिस्ट हो जाना या $1 का रह जाना या सस्ता हो जाना और भी पेनीज में आ जाना, वो तो बस नुकसान हो जाना। तो मैं उसको एक बीमारी समझता हूँ। और लगभग 3 साल पहले मैंने एक इंडिया की यूट्यूब की वीडियो देखी किसी की, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो प्रकाश गाबा जी थे या कोई और ऐसा एक्सपीरियंस्ड स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी था। उसने एक बात बताई, वो मेरे जो है अंदर तक घुस गई और उसका मैंने फिर तब से पालन करना शुरू किया। तो मैं उस बीमारी से छुटकारा पा गया कि जो 52 वीक लो वाली चीज़ें लेने वाला जो मेरी प्रवृत्ति थी तो वो मेरी फिर ख़त्म हो गई और मैंने 52 वीक हाई वाली चीज़ें लेनी शुरू की। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि अगर आपने पक्का कोई तरीका पैसा कमाने का बनाना है तो किसी भी दिन आप ऑनलाइन जाओ और देखो कि आज 52 वीक लो कौन कौन से शेयर हैं। 52 वीक लो, तो आप उनमें से 10 शेयर 52 वीक लो वाले जो है देखो और उनको शॉर्ट कर दो, और फिर 52 वीक हाई वाले शेयर देखो। 10 शेयर वो लो जो 52 वीक हाई हैं आज, उन 10 को आप प्लस कर लो और ये करते रहो, और 10 में से 9 सौदे जो है आपके फेवर में जाएंगे और आप पैसा बनाओगे, और ये कभी भी चीज़ फेल नहीं होती। मैंने ये बात को बड़े ध्यान से समझा, सुना, और मेरे अंदर तक चली गई, यार ये यही तो चीज़ थी जो हम इतनी देर से गलतियां करते जा रहे थे कि जो ऊंची 52 वीक हाई है हम सोचते हैं यार ये तो बहुत ऊपर चलेगी, अब महंगी हो गई, इसको नहीं लेना, और जो 52 वीक लो हो जाती है हम इसे कहते हैं कि यार ये सस्ती है, इसको अब ले लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आज जो मार्केट है, आज ट्यूसडे है, 20 जनवरी है, ट्यूसडे, मार्केट बंद हो चुकी है। तो मैं आज आपको 4 स्टॉक्स दिखाऊंगा मेरे पोर्टफोलियो में जो हैं तो सैकड़ों होंगे, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जो 52 वीक हाई थे कल, और 4 वो दिखाऊंगा जो 52 वीक लो थे, और आज मार्केट लगभग 800 पॉइंट जो नीचे गया। तो उन चारों की मैं परफॉर्मेंस बताऊंगा। जो 52 वीक हाई थे उनका क्या बना आज, और जो 52 वीक लो थे उनका क्या बना आज। अभी मैं आपको उसका आज का भाव, क्लोजिंग भाव जो है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं इसी बात को समझाने के लिए कि जैसे आप एक फ्लैट लेने के लिए जाते हो बाज़ार में, किसी दिल्ली में, चंडीगढ़ में, किसी जगह भी फ्लैट लेने के लिए जाते हो, बने बनाए फ्लैट, तो आप सोचते हो इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसे ले लेते हैं, किराए पे दे देंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आप एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हो। वो प्रॉपर्टी डीलर आपको कहता है जी मेरे पास ये घर है एक कॉलोनी में, कॉलोनी ए हम मान लेते हैं, और कॉलोनी बी। कॉलोनी ए में ये घर है, वो 3 साल पहले बना था, उसके बाद इसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपया। तो दूसरे साल में ये 1 करोड़ 20 लाख का हो गया। दूसरे साल फिर ये 1 करोड़ 40 लाख का हो गया, और तीसरे साल
कि अंत तक ये 1,60,000 का हो गया। हर साल 20,000, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख बढ़ता गया। 1 करोड़ वाला फ्लैट पहले साल 1,20 हुआ, फिर दूसरे साल 1,40 हुआ, तीसरे साल 1,60 हुआ। अच्छा, अभी वह दूसरी कॉलोनी बी में दिखा रहा है आपको फ्लैट। ये फ्लैट था जी 1 करोड़ का उसी समय 3 साल पहले। तो ये फ्लैट जो था ये 1 साल के बाद 90 लाख का हो गया, दूसरे साल के बाद 80 लाख का हो गया, तीसरे साल के बाद ये 70 लाख का हो गया। ठीक है, 1 करोड़ से दोनों शुरू हुए थे। एक वाला जो है 1 करोड़ से 1,60,000 चला गया, 1 करोड़ से 70 लाख का रह गया। अब आप बताइए किस में आपने इन्वेस्ट करना है। तो आप में से 10 में से 9 लोग यही कहेंगे कि भैया जो बढ़ रहा है, 1 से 1,20 का हुआ, फिर 1,40 का हुआ, 1,60 का हुआ, इस हिसाब से चलता रहा तो चौथे साल में 1,80 का होगा। तो जो घट रहा है वो तो और घटेगा। तो मैं तो भैया यही लूंगा जो बढ़ रहा है। तो फिर भैया स्टॉक में हम क्यों ऐसा नहीं करते, जो बढ़ रहा है उसको क्यों नहीं लेते और जो नीचे जा रहा होता है उसको लेते हैं। चलो, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको आज दिखाता हूं अपने पोर्टफोलियो में जिनमें मैं काम करता हूं वो शेयर्स जो हैं, ये इनका बताता हूं। वॉच लिस्ट, ठीक है दोस्तों, ये हैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैं शेयर लूंगा एडोबी का। एडोबी, CRM, सेल्स फोर्स बहुत बड़ी कंपनी है। एक सर्विस नाउ, ये भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। एक पेपाल, ये चारों कंपनियां दोस्तों 52 वीक लो थी कल भी। ठीक है, अब इनका देखते हैं आज क्या बना इनका। पहले से ही 52 वीक लो थी ये फ्राइडे को, मंडे को हमारी मार्केट बंद थी, आज ट्यूसडे को खुली। तो इनका क्या हुआ आज। अच्छा, एडोबी जो था 52 वीक लो था वो दोस्तों $5.70, 75 लगभग 2% नीचे होकर ये 52 वीक लो अगेन हो गया। आज फिर 52 वीक लो हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, ये हो गया एक शेयर। अब दूसरा शेयर लेता हूं CRM, ये भी 52 वीक लो था। ये दोस्तों $7 नीचे गिर के आज ये देखिए $220 का हो गया। ये क्या हुआ, आज फिर 52 वीक लो अगेन हो गया फिर से। अच्छा जी, तीसरा शेयर बताता हूं, सर्विस नाउ। दोस्तों ये भी 52 वीक लो था और आज क्या हुआ, $1.91, 1.5% नीचे गिर के ये फिर एक और नया 52 वीक लो बनाया इसने आज। ठीक है जी। अच्छा, अब चौथा शेयर लेते हैं, पेपाल का शेयर। सुना होगा नाम आपने, पेपाल। ये दोस्तों पहले भी 52 वीक लो था। ये इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। ये आज भी $1.81, 3.18% नीचे होके, और ये देखो ये 52 वीक लो फिर से हो गया। चारों शेयर जो 52 वीक लो थे होंगे तो बहुत से, लेकिन मेरी पोर्टफोलियो में, मेरी वॉच लिस्ट में ये 4 शेयर जो थे मैंने टेस्ट के तौर पे आपको बताए, और ये चारों 52 वीक लो थे। आज भी 52 वीक लो फर्दर नीचे गए। ठीक है जी। अब मैं बताता हूं आपको ऐसे 4 शेयर जो 52 वीक हाई थे, जो 52 वीक हाई थे। पहला उनमें है दोस्तों माइक्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये 52 वीक हाई था। आज क्या हुआ इसका, $2.25 बढ़ के ये 52 वीक हाई और हो गया। हालांकि आज 800 पॉइंट मार्केट डाउन थी, 500 पॉइंट के करीब नेस्डैक डाउन था और डो जोन 800 पॉइंट के लगभग डाउन था, लेकिन ये 52 वीक लो इसने और बनाया। जो 52 वीक हाई था फ्राइडे को, आज फिर से वो 52 वीक हाई बनाया, इतनी कमजोर मार्केट के बावजूद भी। अच्छा जी, अब अगला शेयर लेते हैं S&D के। ये भी 52 वीक हाई था भाई साहब। इस शेयर ने $39 लगभग 9.5% आज बढ़ के आफ्टर मार्केट फिर 1% बढ़ा हुआ है। चलो हम इसको लेते हैं। ये क्लोजिंग प्राइस था $453 में बंद हुआ। ये $9.55% ऊपर हुआ, और इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, 52 वीक हाई और बनाया, नया हाई बनाया। मार्केट 800 पॉइंट डाउन थी, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अगला शेयर दोस्तों है GDX। ये मेटल्स का ETF है
गोल्ड का ETF है नॉर्मली। अच्छा जी, इसका दोस्तों 52 वीक हाई था, आज ये $5.54 बढ़ के 5.70% बढ़ के इसने भी एक और नया 52 वीक हाई बनाया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला शेयर है दोस्तों ये SLV सिल्वर का ETF है, ये भी 52 वीक हाई था, ये 5.39% ऊपर होके ये न्यू 52 वीक हाई बनाया आज इसने। ठीक हो गया दोस्तों। अब आपको समझ आई कि 4 शेयर 52 वीक लो वाले मैंने दिखाए, वो चारों फर्दर नीचे गए, मार्केट नीचे गई आज। वैसे जो 4 52 वीक हाई थे वो चारों शेयर 52 वीक हाई अगेन आज भी ऊपर गए, मार्केट 800 पॉइंट नीचे होने के बावजूद। तो व्हाट इट प्रूव्स, यही प्रूव करता है कि आप इस प्रवृत्ति से बाहर आइए। ये मनी सकिंग बीमारी है, हमसे ये पैसे छीनती है। जो शेयर नीचे जा रहा है, मैंने फ्लैट का भी आपको एग्जांपल दिया, जो शेयर नीचे जा रहा है उसको मत देखो, फॉलिंग एक्स कहते हैं उसको, कि कुल्हाड़ी गिर रही हो या चाकू गिर रहा हो तो उसको नीचे से आप पकड़ोगे तो वो आपके हाथ को छलनी कर देगा, फिर उससे आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है ऐसे शेयरों से। और नीचे जाता रहता है, आप एवरेज बनाते रहते हो और नीचे जाता है एवरेज। मैं कहता हूं जो चीज़ ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जो शेयर ऊपर जा रहा है इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत तेजी है, उसमें बाइंग हो रही है, उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसकी चीज़ की फ्लैट के प्राइसेस ऊपर बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ की। तो अब उसको लेने की बजाय एक घटिया चीज़ जो कि सस्ती हो रही है, जिसको सब फेंक रहे हैं पल्ले से, मतलब पल्ला उससे अपना छुड़ा रहे हैं कि बेचो यार, इसको बीमारी पल्ले पड़ी है, बेचो यार निकलो, उस शेयर को आप क्यों पकड़ने की कोशिश करते हो? तो प्रकाश गाबा जी की बात याद रखो, कभी भी किसी टाइम पे 10 शेयर आप देख लो हाई, 52 वीक हाई, उनको लेके देख लो और 52 वीक लो को शॉर्ट करके देख लो। मैं शॉर्ट करने की तो चलो आपको नहीं देता, उन्होंने ऐसा कहा था तो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप नज़र आप वॉच लिस्ट में बना लो, कुछ 2-4 महीने के लिए टेस्ट करो, जो 52 वीक हाई हैं उनको देखो क्या हो रहा है उनका, और जो 52 वीक लो हैं उनका क्या होता है। तो भैया हम लड़ क्यों रहे हैं मार्केट के साथ? हमने मार्केट के साथ बहाव के साथ चलना है। जिस तरफ हवा चल रही है, जिस तरफ मार्केट जा रही है, पानी बह रहा है, उस तरफ तैरोगे तो आपको पानी सपोर्ट करेगा और आप आराम से तैरते चले जाओगे। हमने मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमने मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना है। अगर मोमेंटम किसी शेयर का ऊपर ले जा रहा है उसको, तो उसमें खरीदारी बनती है बनिस्बत उसके कि जो शेयर नीचे जा रहा हो, और उसको अव्वल तो उसको हाथ ना लगाओ, अगर लगाना है हाथ तो उसको शॉर्ट करने के बारे में सोचो। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई ये बात। उसके बाद दोस्तों एक हमारे और आपके बहुत पुराने, आपको याद होगा बहुत देर से एक प्रणय रॉय जी के बारे में सुना होगा आपने, इंडिया टुडे के ये एडिटर होते थे, बहुत बड़े इंडिया के पत्रकार रहे हैं और अब 75 साल के हो गए हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू की, रुचित शर्मा हैं एक, वो अमेरिका के हैं, तो बहुत सी बुक्स लिख रखी है उन्होंने, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और उनकी बुक्स बहुत सारी मार्केट में आई हुई हैं, बड़ा रिस्पेक्टेड, और अमेरिका में CNBC के साथ अक्सर वो इंटरव्यू पे आते हैं। उनका जो कहना है ना, जब बजट आता है या कभी कोई बात होती है तो उनको CNBC वाले टीवी पे लेके और उनके साथ उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। तो वो हिंदुस्तानी है, रुचित शर्मा। तो वो प्रणय रॉय के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू करी, तो उनकी जो बातचीत के दौरान 1.25 घंटे की इंटरव्यू है, जिसको भी पूरी देखनी हो तो देखें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इनका चैनल है डिकोडर। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें से 2-3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला पॉइंट उनका ये सुनिए आप, वो क्या कह रहे हैं। About India, that China's done so well in AI, America's done well, Taiwan has done well. India, we have the brains, we have the software geniuses, we have everything here, but we really didn't get on the AI trend. Why?
And Yeah. is it too late or? Well, I think that what India is trying to do now is to attract much more investment for the data centers. So that's what we're Yeah. trying to do. But I guess that's the point. But That's the the softer issue. side is like, I know Tata's has just had a huge $2 billion investment in AI. But all this, everybody should be doing it. And we should be leading it. I We know, but could. Prannoy, it's because that's been a historical problem that Indian companies or the government even, we don't invest much in research and development. That if you look at R&D spend, as a right. so sure, we could pick on isolated examples about, brilliance in innovation and stuff, but we are not a nation of innovators in a big way. We are a nation of optimizers. We are a nation of doing what we can to get by. But if you look at R&D spend as a share of GDP, You're India is right. still Very low. very low, especially compared to all these other by countries you're private talking sector about. especially. Yeah, exactly. Whatever there is in R&D is government mainly and not private. दोस्तों आपने सुना, मैं बहुत देर से यही बात कहने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस में और लोग मुझे कई बार नीचे कहते हैं कि आप इंडिया के बारे में ऐसा कहते हो। ये रुचित शर्मा इंडियन हैं, प्रणय रॉय इंडियन हैं, ये रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट हैं दोनों, और ये बात कर रहे हैं कि इंडिया इनोवेशन के ऊपर नहीं खर्च करता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर नहीं खर्च करता, प्राइवेट कंपनीज बिल्कुल नहीं करती, और इसी कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हमको लीडर होना चाहिए था, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं। ये बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज एक बड़े इकोनॉमिस्ट रुचित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि वाकई हम पीछे रह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक इनकी और सुनिए जी। Deficit is being financed by hot money flows. And if something changes there a bit, the dollar could weaken a lot. Because, if that mismatch happens, and generally when the dollar weakens, international markets tend to outperform. That's been the historical trend. In fact, the international outperformance already happened this year in 2025, or last year rather, because of the fact that the dollar was weakening. The dollar weakness could accelerate if there's a problem out here. And the point here is that the international markets still are trading much cheaper than the US. So they have a lot of scope to go up compared to the US. Right. So I think But those are the 2 points together. What's interesting for India is it's only 2% cheaper than America. Yeah. इन्होंने ये दिखाया आपको चार्ट के एमर्जिंग मार्केट्स और जो हैं इंडिया के मुकाबले में चीपर हैं, सस्ती हैं। मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ कि इंडिया की मार्केट अभी भी ओवर प्राइस्ड हैं। उनकी प्राइस अर्निंग रेशो देखो, वो महंगी हैं, अभी भी सस्ती नहीं हैं। मतलब रीजनेबली प्राइस्ड नहीं है, ओवर प्राइस्ड हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ, उनके प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ रही, तो उनकी जो पीई रेशो 22 के करीब है वो अभी भी महंगी है। ये रुचित शर्मा कह रहे हैं। Other countries are 30%, 40%. So we are much more expensive than world markets and Yeah, emerging markets. that's why foreign investors are much more shy about putting money into India. Because we are more expensive than the rest of the world. Yeah, Except America, where we're only 2% cheaper. Yeah, so I think that India needs That to is get why. much more earnings growth and other things come back, the fundamentals for us to attract more foreign capital and justify the valuations we have. America's valuations are being justified today because of the AI boom. But सुना आपने, वो कह रहा है कि इंडिया की कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होगी, ये वैल्यूएशंस को सही साबित करने के लिए, तभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे इंडिया की मार्केट की तरफ। इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं ओवर हैं। जैसे मैंने पहले बताया 52 वीक हाई, वो वाली वैल्यूएशंस ओवर हैं, लेकिन वो परफॉर्म कर रही होती हैं कंपनी। तो ये तो इंडिया की मार्केट की जो कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। अभी रिजल्ट आपने देखे सबके, तो कोई 1% ग्रोथ कर रहा है, कोई 2% ग्रो कर रहा है। आप जाके देखो दूसरी कंट्रीज़ में, इवन अमेरिका में अगर आप देखो तो भैया इतनी बड़ा बेस है उनका, इंडिया से 10-10 गुना ज़्यादा बेस है उनका। उसके ऊपर भी वो कोई 16%, कोई 18%, कोई 22%। मेटा जैसी कंपनी भैया 20% से ऊपर ग्रोथ दिखा रही है। मेटा इतनी बड़ा बेस होने के बावजूद बिलियंस एंड बिलियंस की ग्रोथ है, बेस है उनका। तो इसलिए इंडिया की मार्केट जो कह रहे हैं ना कि हमेरी चल नहीं रही है, तो भैया हर बार नहीं चलती। पहले 3-4 साल बहुत तेज़ी से चल चुकी। या तो इंडिया की कंपनीज प्रॉफिट बोर्ड दिखाएं और या शेयर काफ़ी सस्ते हो जाएं, तब
जो है इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। एक और बात इन्होंने जो कही इस वीडियो में वो मुझे बहुत बुरी लगी, तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अल्कोहल, शराब का सेवन जो है पूरी दुनिया में इन्होंने चार्ट के साथ बताया, रुचित शर्मा जी ने, कि पूरी दुनिया में अल्कोहल की कंजप्शन नीचे जा रही है। सिर्फ एक इंडिया ऐसा देश है जहां अल्कोहल की कंजप्शन ऊपर जा रही है। ये देखिए, इंडिया बक्स दिस अल्कोहल ट्रेंड, अल्कोहल अप इन इंडिया। ये अभी चार्ट ये दिखाएंगे। Alcohol consumption is actually up in India. Right. In China is down 5%, Germany 2%, everywhere is down in India. ये मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। चाइना में 5% नीचे गई अल्कोहल की कंजप्शन पिछले साल, लास्ट 5 सालों में। जर्मनी की -2%, फ्रांस की -2%, वियतनाम की -1%, साउथ कोरिया की -1%, यूएसए की -0.8%। इंडिया इज अप बाय 2.5%। अल्कोहल कंजप्शन इंडिया की ऊपर गई है। तो इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? दुनिया अल्कोहल को, शराब को छोड़ रही है और इंडिया शराब को पकड़ रहा है, बढ़ रही है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये खुद आप फैसला करो। तो दोस्तों, कहानी ये है कि आज की वीडियो को इतना ही रखता हूं मैं, कि जो ऊपर जा रही होती है चीज़, अच्छी चीज़ होती है, उसको देखो आप। अब इंडिया की मार्केट ऊपर तो जा नहीं रही ओवरऑल, ठीक है ना, इंडेक्स ऊपर नहीं जा रहा, तो आप सेलेक्ट करिए ऐसी कंपनियां। रोज़ आप अपना जो लॉगिन करिए और उनमें देखिए कि कौन सी कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर जा रही हैं। जो ऊपर जा रही हैं इस मंदे में भी, तो इसका मतलब उनमें दम है। तो जब मार्केट चलेगी तो वो तो और भी मार्केट से तेज चलेंगी। तो उन शेयर्स को पकड़िए जो शेयर्स मंदी में भी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे अब मैं इसको एक और बात को प्रूव करता हूं कि जब मैंने चांदी, सिल्वर के बारे में एक वीडियो 3 महीने पहले बनाई थी, $50 थी, तो उसके बाद इंडिया में काफ़ी सारे लोग वीडियोस बना रहे थे कि चांदी, किसी ने कहा क्रैश हो जाएगी, अब चांदी तबाह हो जाएगी। जब $70 की हो गई, 50 से 70 हो गई, फिर 75 हो गई, 80 हो गई। कई वीडियोस मैंने बड़े बड़े अच्छे यूट्यूबर्स की देखी, तबाह हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। मैंने भाई साहब जितनी वीडियोस बनाई उसमें मैंने ये कहा था कि चांदी की पोजीशन अभी नहीं घटेगी, नीचे नहीं आएगा, वोलाटाइल जरूर रहेगी, ऊपर नीचे थोड़ा $5-7 ऊपर, $5-7 नीचे, क्योंकि ये कशमकश चल रही है। तो 50 जब थी तब मैंने कॉल की थी ये ऊपर जाएगी, 70 हुई तब फिर मैंने एक वीडियो बनाई, तब मैंने कॉल करी कि अभी भी ये ऊपर जाएगी। फिर 80-85 हुई तब मैंने कॉल करी। आज $95 की चांदी थी, $95 का आउंस था ये। तो मेरी कॉल $100 की थी। मैंने भी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने कर रखी है, उनको मैंने यही एडवाइस करी है कि 100 के आसपास से नीचे हमने नहीं निकलना। तो आई वाज कंसिस्टेंट, हर वीडियो में मैंने यही बताया। मैंने कभी नहीं कहा कि चांदी अभी नीचे जाएगी यहाँ से। मैंने कहा था कि चांदी ऊपर ही जाएगी, जब नीचे जाए तो उसको फिर से खरीदो, जो डिप हो उसको परचेज करो। तो दोस्तों, क्योंकि इसका टेक्निकल पोजीशन और सारी मैंने स्टोरी इसकी देखी थी, और जो डॉलर की जो कमज़ोरी लग रही है, रुचित शर्मा जी भी कह रहे थे, डॉलर जो है वो डाउन जा रहा है, और डॉलर ने अभी डाउन जाना है, 26 में भी डाउन जाना है, 25 में भी गया और 26 में भी डाउन ही जाना है डॉलर ने। तो डॉलर जब भी नीचे जाता है तो करेंसी के क्राइसिस, डॉलर इज डूम्ड टू बी लाइक गोइंग डाउन, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। तो इसका जो रिजर्व करेंसी जो है पोजीशन उसकी खतरे में है, लेकिन जब तक इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तब तक ये अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करेगा कि डॉलर ही रिजर्व करेंसी रहे। कोशिश करता है, हर बंदे का कोशिश करना काम है, कामयाब होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, किसी को भी नहीं पता। ठीक है ना। सोना 4700 पार कर गया, कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। ये सोना चांदी के भाव इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, समझो इस बात को। तो आई वाज द ओनली वन ऑन यूट्यूब जिसने एक बार भी नहीं कहा कि चांदी नीचे जाएगी, इसको बेच डालो। तो यू शुड अप्रिशिएट के कितने धड़ल्ले से और कितने जोर से मैंने ये बात कही कि चांदी जितनी खरीद सकते हो खरीद लो, और जो फिजिकल सिल्वर है उसके बारे में मैंने ज़्यादा कहा था कि उसको खरीदो। ठीक है दोस्तों। तो
मैंने जो एक शुरू किया था सेवा का काम, तो वो हर वीडियो में अब नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लगा रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। उस फॉर्म को क्लिक करोगे तो वह फॉर्म खुल जाएगा, उसको फॉर्म को भर के सबमिट कर दो, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो वो मेरे पास आ जाएगी। तो जब कुछ इकट्ठी हो जाएंगी तो उनमें से मैं सिलेक्ट करके, फ़िलहाल मैंने 25,000 रुपया एक इंसान को देना है, सबसे ज़रूरतमंद जो मुझे लगेगा उसको मैं 25,000 रुपये हर महीने एक मुझे देना है। और आप के आसपास आपका कोई जानने वाला, कोई आपका घर में काम करने वाला या कुछ इस तरह का कोई व्यक्ति हो जिसको ज़रूरत आप महसूस करें, या आपके कोई बच्चा हो पढ़ने वाला, जो भी ज़रूरतमंद आप महसूस करो, या बीमारी हो किसी को उसका इलाज कराना हो, तो वो ज़रूरतमंद उसको हेल्प करिए ये फॉर्म भरवाने के लिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने कभी सब्सक्रिप्शन नहीं कहता मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करो, ना मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को देखो, ना नीचे कोई कमेंट करने की ज़रूरत है। इसका मेरे YouTube के चैनल की प्रमोशन के ऊपर कोई लिंक नहीं है, ना YouTube का ये कोई एसोसिएट है, ना मैं किसी से कोई पैसा इसके लिए ले रहा हूँ। मैं अपनी जेब से 25,000 रुपये हर महीने किसी ज़रूरतमंद इंसान को दूंगा। तो मैं अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि मेरा अब जो पहुंच है इंडिया में, जो चैरिटी जिसको करनी है वो तो मैं जहां करना है वो करता हूं मैं, लेकिन डायरेक्ट मेरी ये कोशिश है कि मैं किसी के काम आ सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।